मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में मैं विपिन शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने फिर से आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य खबरों को लेकर। तो पहली खबर इस प्रकार है, 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएगी सरकार। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से दी गई जानकारी। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय सरकार बढ़ा सकती है। राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय दिए जाने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका जो है उस पर सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है। अवमानना याचिका पर एकल पीठ कर रही है सुनवाई। बढ़े मानदेय के लिए वित्त विभाग को भेजी गई है रिपोर्ट। साथ ही अगली खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिसंबर 2026 में यूपी देश को पहली रात्रि सफारी का उपहार देगा। लखनऊ में बनने जा रही रात्रि सफारी देश और दुनिया की प्रकृति प्रेमियों के लिए नया गंतव्य होगी। यह दुनिया की 5वीं रात्रि सफारी होगी। 7,000 चालक संविदा पर भर्ती किए जाएंगे। परिवहन निगम करेगा विभिन्न जिलों में भर्ती। 28 से 10 दिसंबर तक जिलों में रोजगार मेला लगेगा। परिवहन निगम यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं देने के लिए संविदा चालकों की भर्तियां शुरू करने जा रहा है। विभाग में 7,188 संविदा चालकों की भर्ती के लिए 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक विभिन्न जिलों में रोजगार मेले का आयोजन होगा। यह मेले 4 दिन लगेंगे। इन भर्तियों से कुंभ मेले में भी यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। निगम के मुताबिक 28 नवंबर को नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ व गोरखपुर और 2 दिसंबर को गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या व वाराणसी, 6 दिसंबर को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन और आजमगढ़, 10 दिसंबर को सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, बांदा व प्रयागराज में रोजगार मेला लगेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इन मेलों के जरिए अगले महीने तक ये भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। इनकी ड्यूटी निगम द्वारा संचालित बसों के अलावा अनुबंधित बसों में भी रहेगी। प्रमुख विषयों की परीक्षा में अंतराल रख बोर्ड ने दिया अभ्यास का समय। खबर है यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड 24 फरवरी से 22 मार्च तक कराएगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा। यूपी बोर्ड ने वर्ष 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की समय सारणी में प्रमुख विषयों में अंतराल रखकर परीक्षार्थियों को विषयों में अभ्यास करने का समय दिया है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के प्रमुख विषयों की परीक्षा में 2 से लेकर 6 दिन तक का अंतराल रखा गया। यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से 18 नवंबर को जारी की गई परीक्षा की समय सारणी के अनुसार दोनों कक्षाओं की पहले दिन की परीक्षा की शुरुआत हिंदी विषय से होगी। मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी होंगे पीसीएस के परीक्षा केंद्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है पत्र। एसटीएफ से फीडबैक लेकर ही फाइनल होगी परीक्षा केंद्रों की सूची। आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी ने 22 दिसंबर को 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30 और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए केंद्र निर्धारण के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर सहमति प्रपत्र मांगे हैं। इस बार मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय, उनके संगठक महाविद्यालय भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, क्योंकि एक दिन में परीक्षा कराने के लिए बहुत सारे केंद्रों की आवश्यकता होगी। आगे है, सेवानिवृत्त कर्मचारी पर नहीं कर सकते अनुशासनात्मक कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विभागीय कार्रवाई कारण बताओ नोटिस से नहीं, आरोप पत्र जारी होने के बाद होती है शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त की आयु प्राप्त करने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। शीर्ष कोर्ट ने उसके बाद झारखंड के हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नवीन कुमार सिन्हा के खिलाफ जारी बर्खास्तगी आदेश को रद्द किया गया था। हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखा गया है। हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पीठ ने कहा कि प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई 18 अगस्त 2009 को शुरू नहीं की गई, जब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, बल्कि 18 मार्च 2011 को शुरू की गई, जब अनुशासनात्मक कार्रवाई प्राधिकारी ने उसे आरोप ज्ञापन जारी किया। एसबीआई के वकील ने दावा किया कर्मचारी ने जांच अधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीली प्राधिकारी के समक्ष यह दलील दी कि वह 30 अक्टूबर 2012 को सेवानिवृत्त होने वाला था। ना ओपन बुक परीक्षा होगी, ना घटाया गया 15% पाठ्यक्रम। सीबीएसई ने कहा 10वीं 12वीं की परीक्षा में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, तो बेकार की खबरों में अपना माथा ना खपाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2025 में होने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। यह परीक्षाएं ना ही ओपन बुक के आधार पर होंगी, ना ही इसके लिए 15% पाठ्यक्रम को घटाया गया है। बोर्ड ने परीक्षा सिस्टम या आंतरिक मूल्यांकन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया है। यदि बोर्ड की ओर से किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। बीते दिनों ऐसी जानकारी वायरल हो रही थी कि बोर्ड ने वर्ष 2025 के लिए जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए 10वीं 12वीं के पाठ्यक्रम घटाने और कुछ विषयों में ओपन बुक परीक्षा आयोजित कराने का फैसला किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा प्रणाली और आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है।
सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी 2025 से शुरू होगी। बोर्ड की ओर से अभी विस्तृत परीक्षा तिथियां जारी नहीं की गई हैं, तो तैयार हो जाएं, कमर कस लें। बीते साल भी परीक्षा तिथियां दिसंबर में जारी की गई थी। ऐसे में संभावना है बोर्ड दिसंबर में परीक्षा कार्यक्रम जारी कर देगा। दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर, छाई जहरीली धुंध, 7 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी हो चुका है। गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गुरुग्राम में भी 400 के पार है। AQI दिल्ली में 460 है। वायु प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी में, ठहरी हवा, गिरते तापमान से स्थिति गंभीर हो चुकी है, दृश्यता भी गिर चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समूचे उत्तर भारत का मंगलवार को भी जहरीली धुंध के कारण आगोश में दम फूलता रहा। देश में दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर रहा। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान ने स्थिति को और जटिल बना दिया। घने कोहरे की मोटी चादर पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुंबई तक छाई रही। इससे दृश्यता कम हुई और विमानों व ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा। कई ट्रेनें देर से चल रही हैं। मौसम विभाग ने 2 दिन तक 7 राज्यों दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया है। 60 गुना अधिक जहरीली हुई राजधानी की हवा। सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की अनुमति हो चुकी है जारी। राजस्थान के NCR क्षेत्र में खनन क्रशर इकाइयां बंद कराई जा चुकी हैं। गुरुग्राम में भी घर से काम करने की सलाह जारी हो चुकी है। कृत्रिम बारिश की भी मांग की गई है। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार कृत्रिम बारिश कराना चाहती है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। आगे अंतिम क्वार्टर में बेटियों ने बाजी मारी। सेमीफाइनल में जापान को 2-0 से हराया। आज फाइनल मुकाबले में चीन से होने वाली है टक्कर। पहले 3 क्वार्टर में दर्जन भर से अधिक पेनल्टी कॉर्नर गंवाने के बाद भारत ने अंतिम क्वार्टर में शानदार वापसी की और 2 गोल करके जापान को 2-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में लगातार दूसरी बार जगह बनाई है। पहले 3 क्वार्टर गोल रहित रहने के बाद 48वें मिनट में नवनीत कौर ने पेनल्टी स्ट्रोक पर भारत का खाता खोल दिया, जबकि 56वें मिनट में लालरेम्सियामी ने सुनेलिटा टोप्पो के बेहतरीन पास कर दूसरा गोल किया। फाइनल में बुधवार को गत विजेता भारत का सामना पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता चीन से होगा, जिसने पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से पराजित किया था। तो ऑल द बेस्ट वुमेन हॉकी टीम। आगे खबर है RPSC से 2202 प्राध्यापक एवं कोच के पद हैं। अंतिम तिथि है 4 दिसंबर 2024। शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट एवं अन्य समकक्ष योग्यता। अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov इन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आगे है संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के लिए 27 विषयों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट 2024 के 27 विषयों के रिजल्ट मंगलवार को घोषित कर दिए हैं। 16 विषयों के परिणाम विश्वविद्यालय के अगले सप्ताह जारी होंगे। जिन विषयों के रिजल्ट जारी हैं वह इसी माह विभाग को भेज दिए जाएंगे। लेवल 2 के लिए चयनित छात्र 2 दिसंबर से विभाग से संपर्क करें। अभ्यर्थी अपने परिणाम स्कोर कार्ड वेबसाइट जो है आधिकारिक, उस पर जाकर देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेबसाइट है aupravesh2024.cbteexam.in पर जाकर जब बाकी जानकारी ले सकते हैं। आगे मनु, नीरज और मंदाना को खेल सम्मान दिया जा रहा है। ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और अन्य प्रमुख खेलों में असाधारण उपलब्धि और संबंधित खेलों के प्रति अटूट समर्पण के लिए मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत सिंह को भारतीय खेल सम्मान ISH पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान देने वाली खबर है, खुशी आपकी, कैश करा रहे शातिर। हॉस्पिटल में जन्मे बच्चे की मां को सरकार से पैसा दिलाने के नाम पर कर रहे हैं ठगी। हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होने के बाद आपके पास साइबर फ्रॉड की कॉल आ रही सकती है। वह सरकारी पैसा दिलवाने के नाम पर आपको ठगी का शिकार बना सकता है। यह जानकर आपको चौंकने की जरूरत नहीं है। कुछ हैं जिनके साथ शातिर घटना को अंजाम दिया जा चुका है। उनके साथ हुए फ्रॉड की शिकायत साइबर सेल में है। एक्सपर्ट प्रकरण की जांच में जुटे हैं। इस मामले को देखते हुए साइबर सेल बच्चे को जन्म देने वाली मां और उसके पिता को जागरूक करने में जुटा हुआ है। 4 बातें आपको करेंगी प्रोटेक्ट। साइबर एक्सपर्ट इसे देखते हुए लोगों को आगाह करने में जुट गए हैं, जिनके जरिए लोगों को सतर्क करते हुए बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। कहना है कि बच्चा सरकारी हॉस्पिटल पैदा होने पर सारे फॉर्म हॉस्पिटल में ही भरवा लिए जाते हैं, इसलिए ऐसे कॉल पर वे बिल्कुल भरोसा ना करें। यदि इस तरह की कॉल आए तो पहले अपने क्षेत्र की आशा या ANM अथवा हॉस्पिटल पर जाकर कंफर्म करें, तभी कोई डिटेल कहीं शेयर करें। प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्मे बच्चे के लिए सरकार से मिलने वाले पैसे का लाभ नहीं मिलता, फिर भी कोई लाभ दिलाने की बात करे तो उसे नजरअंदाज कर दें बिल्कुल। और अपनी पर्सनल जानकारी, पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें। अगली खबर है, प्रारंभिक अवस्था में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो जा रहा फेल। लक्षण व दूसरे बायोमार्कर के आधार पर मरीजों को
हो रहा इलाज, जांच में मशीन को भी गच्चा दे रही है आजकल सांस की बीमारी। खराब दिनचर्या और बढ़ता प्रदूषण सांस की बीमारी दे रहा है। इसके प्रति लोगों के बीच जागरूकता लाने के मकसद से विश्व सीओपीडी दिवस की शुरुआत की गई। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज द्वारा आयोजित विश्व सीओपीडी दिवस पर हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। ये है इस साल की थीम। जनरल नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन जारी हो सकता है, जिसका आंसर आपके सामने है। विश्व सीओपीडी दिवस 2024 की इस बार की थीम क्या है? फेफड़े के काम को जाने। यह बीमारी मरीज के फेफड़े पर असर करती है। इस बीमारी की पहचान के लिए पीएफटी किया जाता है। इसके लिए स्पाइरोमेट्री का इस्तेमाल होता है या सामान्य टेस्ट है। इससे बीमारी की पहचान की जाती है। सर्जरी से ठीक हो जाएगा फेफड़ा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आगे खबर है दिल्ली में पाबंदियां बेअसर, प्रदूषण बेकाबू, पराली जलने और कूड़े में आग लगने से स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो गई है। ये खबर पहले ही आपके सामने जा चुकी है। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नई खबरों के साथ। और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। इसी तरह की खबरें आपको रोजाना मिलती रहें, उसके लिए सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी आसपास के फ्रेंड्स, मित्र, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।